अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास विद शाम मेहदी। बेटा मैं आप लोगों के साथ आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे पंजाब बोर्ड के इंटर के 16 चैप्टर का नाम है। और अगर आप लोग इन जनरल देखेंगे तो किसी भी जगह से जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कंपोनेंट में से गुजरता है तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और कौन कौन सी चेंजेस नहीं आती, उन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। डिफरेंट कंपोनेंट्स में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरने का इफेक्ट जो है वो इस चैप्टर का मौजूद है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि 3 से 4 मिनट का होगा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। बेटा हम लोग यहाँ पर जो ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि करंट की वैल्यू कभी इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज करती है, कभी नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नन ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट करंट। इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट करंट में एग्जिस्ट नहीं करती। वो स्मूथली एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्लक्चुएशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स पास किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फेज नॉर्मली चेहरा, पेंडुलम या मरहला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा हम लोग लेते हैं एंगल, जो कि किसी भी वेव की पोजीशन और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर मैं आपके सामने इसको वजाहत से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इसका एंगल 0 डिग्री का है, मगर इसको हम लोग 90 डिग्री फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग 180 फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 270 डिग्री के साथ रिप्रेजेंट होगा, और इसको हम लोग 360 डिग्री। और ईच नंबर बिटवीन दीज एंगल्स इज रिप्रेजेंटिंग अ फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग वेव। इन फेज अगर दो डिफरेंट वेव्स हों और वो दोनों वेव्स का एंगल सेम हो तो हम लोग बोलेंगे बोथ आर इन फेज। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ दूसरी भी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बोथ आर इन फेज। यू कैन सी दिस थिंग, इसका मतलब है दोनों वेव्स इन फेज हैं। मगर अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी वेव बना देता हूँ जिसका एंगल इन दोनों के साथ सेम नहीं है, तो वो क्या होगी हमारे पास, दैट इज आउट ऑफ फेज। तो आपको आउट ऑफ फेज की समझ आएगी, जिसके एंगल हर पॉइंट पर डिफरेंट होंगे, दैट इज आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज के अंदर जो एंगल की मेजरमेंट होती है कि कितना डिफरेंस है, दैट इज रिलेटेड एज फेज डिफरेंस। और जब दो क्वांटिटीज में फेज डिफरेंस पैदा होगा तो वो लीड और लैग करेंगे। लीड का तर्जुमा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आगे निकलना, और लैग का मतलब हमें पता है पीछे रहना। तो जो वेव आगे होगी, जैसा कि यहाँ पे ब्लू वाली वेव मुझे नजर आ रही है, मैं भी एक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है चार्ज को, इसका एंगल 90 डिग्री है, इसका 90 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लू वाली वेव ये लीडिंग है, दिस इज लीडिंग, और रेस्ट ऑफ द बोथ आर लैगिंग। ये दोनों आपस में क्या कर रही है, इसके साथ लैग कर रही है। लीड और लैग का कांसेप्ट हमेशा रिलेटिव होगा, जब दो क्वांटिटीज आएगी तब हम लोग इसको अप्लाई कर सकेंगे। इस लीड लैग के बाद हमारे पास आ जाता है पीक वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, एंड पीक टू पीक, नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक की जो वैल्यू होगी इसको हम लोग बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। दोनों का डिफरेंस मतलब ये मेरे पास 3 वोल्ट थे, ये भी मेरे पास 3 वोल्ट थे, तो इनके दरमियान में डिफरेंस आएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। पीक टू पीक वैल्यू का सिंबल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी डेफिनेशन मिली हुई है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज और अल्टरनेटिंग चार्ज, एनी क्वांटिटी और एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड एज इफेक्टिव वैल्यू। हम फाइंड कैसे करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया गया, पहले हम लोग स्क्वायर लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाए, फिर उसका मीन लेते हैं ताकि उसमें फ्लक्चुएशन खत्म हो जाए, और लास्ट में हम लोग उसका रूट लेते हैं ताकि जो स्क्वायर किया था उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज लेबल्ड एज आरएमएस वैल्यू। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तकरीबन हर जगह पे एमपी टेस्ट में भी आता होता है और पेपरों में भी आता होता है। ओ लेवल और ए लेवल के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो
उसके बाद डायरेक्ट कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट जो किसी भी एसी करंट की कैरेक्टरिस्टिक में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस ना करें, दोज आर कॉल्ड डीसी कंपोनेंट्स। और जो फेज डिफरेंस को पैदा करते हैं, दोज आर कॉल्ड एसी कंपोनेंट्स। यानी कि जब इन कंपोनेंट्स में से इसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टर, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर। बेटा अगर आप में से किसी बच्चे को इनके बारे में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी दूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।